बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम करंट अफेयर्स विद शेख यूनिस और मैं हूं नायाब बतर। मेरे साथ हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर तज़कियाकार शेख मोहम्मद यूनिस साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप कैसी हैं? जी सर बिल्कुल ठीक। सर हम बात करेंगे आज डेफिनेटली महंगाई के ऊपर कि महंगाई के इस दौर में पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर से रद्दोबदल ने अवाम को जो है परेशानियों से दो चार कर दिया है। और जिस तरीके से ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, इससे ना सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में इश्यूज क्रिएट होंगे बल्कि दूसरी जो अशिया हैं वो भी महंगी हो जाती हैं, जिससे बराह रास्त असर जो है अवाम की जेब पर पड़ता है। और हुकूमत जो है इसके ऊपर नोटिस भी ले रही है, काम भी कर रही है, लेकिन जो है सवाल फिर यही उठता है कि आखिर ये मामलात कब जाकर थमेंगे। इन्हीं जो मौज़ूआत हैं इनके ऊपर हम बात करेंगे। हमें जो है शेख साहब के साथ साथ ज्वाइन किया है प्रोग्राम में डॉक्टर कैस असलम साहब ने, जो कि माहिर मुआशियात हैं। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। डॉक्टर साहब, ये जो बढ़ती हुई महंगाई है, पेट्रोल की कीमतें जो है बढ़ रही हैं, आसमान से बातें कर रही हैं, ये जिस तरीके से पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, हम ये कहें गलत ना होगा कि ये मिसाइल की तरह ये अवाम को लग रही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये तूफान कब थमेगा? आखिर क्या चीज होनी चाहिए जिससे अवाम को भी थोड़ा सा रिलीफ मिले? जी सर। चीजें पैदा करने वालों के दरमियान हुकूमत की तहरीक बन जाए और हुकूमत अपने को सियासतदानों को गवर्नर वगैरह मुफ्त में सस्ते तेल, सस्ते घर, मुफ्त मुलाजम, गाड़ियाँ, ये सब कुछ देना शुरू करती है। तो फिर ये जो मिसाइल कह रहे हैं, ये बम महंगाई का अवाम पे ही देना करता है। ये कोई अजीब किस्म का सरमाकारी निज़ाम है जिसमें सरमायाकार भी रो रहे हैं और अवाम भी रो रही है, और गवर्नमेंट के एहलकार जो हैं वो रिश्वतें भी लेते हैं, वो कल्परेज भी करते हैं, वो कई गलत चीज़ों में अच्छे लोग भी होंगे मुलव्वस हैं। तो इन दी कॉन्टेक्स्ट ये गवर्नेंस का बहरान भी है, ये मिसमैनेजमेंट का बहरान भी है, ये बैड पॉलिसीज का बहरान भी है। जो मैं मानता हूँ कि दुनिया में ये जंग, यूक्रेन की जंग, सूडान में जो जंग हो रही है, सारे का असर जो है वो पता है तेल के ऊपर भी, गैस के ऊपर भी, कीमत पर भी। मगर हमने फैसला किया हुआ है कि जो मर्जी हो जाए, आप आवाम की जेब से बिजली के थ्रू IPP को दे दें, आप ये खरीद लगा के गवर्नमेंट का खर्चा कम कर लें। फिर ये ख्याल आपको पॉलिटिकल क्लैश है तो आप 80 रुपए कम कर दें, मगर जो ट्रांसपोर्ट है वो बेहतर शहरों में आपने मुफ्त कर दी होगी, मगर वो जो सब्जियां लाती है, वो जो चीज़ें लाती है बाजारों से दुकानों तक, वो तो मुफ्त नहीं हुई। इसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो कहीं 4% पे बढ़ के 10% पे हो गई होगी। ये 80 रुपए में से शायद वो 8-9% पे आ गई हो, मगर आप जब हर 10 रुपए में से या 100 रुपए में से 8 रुपए या 10 रुपए सीधा और महंगा कर देंगे, टैक्स देंगे, 16% सेल्स टैक्स देंगे, तो ये करीब 45-50% आपकी जेब से हुकूमत निकाल देती है। और अपने कम नहीं कर रही, ना हवाई जहाजों के, ना कारों के, ना घरों के, ना ही जो भी एहलकार हैं उनको रिश्तेदार हैं। सो इन कॉन्टेक्स्ट मुल्क एक विशेष सर्कल में फंसा हुआ है और हुक्मरान उसको आसान नहीं कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा हमें ये बताइएगा, जो मौजूदा सूरत-ए-हाल हम देख रहे हैं, जो पाकिस्तान में आज जिस तरीके से 80 रुपये कम किया गया है, 458 से ये 379 पे आ गया है। अगर हम जो जनूबी एशिया के जो रीजन के दूसरे ममालिक हैं उनको अगर हम देखते हैं, जिस तरह श्रीलंका में 406 रेट चल रहा है, इंडिया में 208 है, बांग्लादेश में 280 है। तो अब बांग्लादेश की आप स्ट्रेटजी देखेंगे, बांग्लादेश ने पेट्रोल की कीमतें जो इस वार से पहले थी वही रखी हैं।
उन्होंने पेट्रोल की कीमत को नहीं छेड़ा, उन्होंने जो उनके दूसरे थी हाई ऑक्टेन थी उसकी कीमत में उन्होंने रद्दोबदल किया है, उसके साथ साथ उन्होंने जो जेट फ्यूल है उसमें उन्होंने चेंजिंग की है। क्या आप ये समझते हैं कि ये जो पाकिस्तान में इस तरह जिस तरह 137 रुपये रेट ज़्यादा किया गया है, तो इसमें कोई ब्यूरोक्रेसी की एडवाइजरी शामिल है या कोई ऐसी चीज़ इसमें शामिल है, हुकूमत की नाअहली है कि इसको मैनेज पहले ही किया जा सकता था? देखिए, पहली बात, ये जो आपने आखिर की बातें की हैं वो सारी हाँ हैं, ब्यूरोक्रेसी की नाअहली भी है, एडवाइजर्स जो हैं वो भी नालायक हैं और पब्लिक भी हैं। मगर बात मैं आपकी इसमें कहना चाहता हूँ जो है, तो जो ऑयल है वो खित्ते में सब चीजों को मिल रहा है। वो आगे आपकी जो रिफाइनरीज है वो उसमें से डीजल निकालती हैं, पेट्रोल निकालती हैं, प्लास्टिक निकालती हैं और स्मार्ट निकालती हैं, कंपोनेंट्स निकालती हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकालती हैं। और सिर्फ एक प्रोडक्ट जो पेट्रोल है उसकी कीमत बढ़ने से वो अपना मुनाफा ले लेती हैं और आपको बाकी सारे जो हैं वो सिर्फ मुनाफा ही मुनाफा है। आपने ये कभी भी नहीं बताया कि उस ऑयल जो शायद $140 बैरल मिल रहा है उसमें से कितने लीटर तेल निकलता है। मेरा ख्याल शायद 99 लीटर तेल निकलता है। उसमें से डीजल कितना बनता है, हाई ऑक्टेन कितना बनता है, पेट्रोल कितना बनता है, ग्रीस कितनी बनती है, कॉस्मेटिक्स कितनी बनती है, दूसरी प्रोडक्ट से प्रॉफिट ही प्रॉफिट है इसके अंदर। सो आपकी बात सही है कि हर मुल्क ने खुद फैसला किया हुआ है कि उसका कितना प्रॉफिट, कितना टैक्स, कितना लेवीज, कितना आवाम पे डालना है और कितना कंपनीज में डालना है। आपने फैसला किया कि कंपनीज पे कोई इफेक्ट नहीं डालना, सिर्फ आवाम पे डालना है या फिर लेवी अपनी कम करके आपने करना। तो ये गवर्नेंस ही है, ये बैड प्लानिंग ही है, ये एटीट्यूड है आपकी ब्यूरोक्रेसी और। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देखते हैं पाकिस्तान अपनी ज़रूरियात का 88.8% जो है जो तेल है जो मिडल ईस्ट से इंपोर्ट करता है, उसके साथ हम ये भी देखते हैं इंडिया 51.4% इंपोर्ट करता है और बांग्लादेश 38% इंपोर्ट करता है। हमने ये देखा कि पाकिस्तान के मुकाबले में बांग्लादेश की और इंडियन हुकूमत की हिकमत अमली बड़ी वाज़े तौर पे उनकी आवाम के हक़ में रही है। क्या आप ये समझते हैं कि जब ये तेल की कीमत ज़्यादा की गई तो तेल की कीमत को अगर बढ़ाया गया था तो इस पे लगने वाला जो टैक्स था, जो GST 17% लगता है, उसके साथ दूसरे जो टैक्स लगते हैं, क्या उनको लगाना ज़रूरी था? क्या ये भी एक बड़ी नाअहली नहीं हुई कि उन टैक्सों को भी नहीं कम किया गया? देखिए, मेरा ख्याल जरूरी नहीं था। आपने बांग्लादेश और ईरान इंडिया की बात किया, ईरान की बात कर लें। दुनिया का सबसे सस्ता तेल तो ईरानियों को मिलता है। वेनेजुएला जहाँ 40% दुनिया का तेल है सबसे सस्ता, वहाँ मिलता है। और बाकी दुनिया में भी जहाँ अमेरिका के अंदर जो $1-2 का है वो पर गैलन है, पर लीटर नहीं है। आपके मुल्क में $1.5 पर लीटर है। सो ये मैं तो हमेशा समझता हूँ कि आवाम पे अननेसेसरी बोझ डालना जो है वो चोरी है और हुकूमतों की सिर्फ नाअहली नहीं है, उनकी बेईमानियां हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप इकोनॉमिक्स को देख के अपने फैसले करें, कि रेवेन्यू को देख के अपने फैसले करें। रेवेन्यू सिर्फ इसलिए होती है कि गवर्नमेंट चले और गवर्नमेंट इसलिए होती है कि आवाम की मदद करें, आवाम को करें। आप आवाम की जेब में से निकाल लेते हैं पैसे तो फिर सपोर्ट तो नहीं कर रहे। फिर वहाँ बांग्लादेश में आपने देखा कि जहाँ गड़बड़ हुई थी तो आवाम सड़कों पे निकली। हिंदुस्तान में हालांकि सबसे ज़्यादा दुनिया की गुर्बत भी है, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, मगर वो अपने मिडिल क्लास को एक सपोर्ट देते रहते हैं, बिजनेस क्लास को सपोर्ट देते रहते हैं। आप तो ना बिजनेस क्लास को सपोर्ट दे रहे हैं
ना मिडिल क्लास को सपोर्ट दे रहे हैं, आम को तो दे ही नहीं रहे। शायद एक खास हल्का होगा जो आपके दोस्तों का, आपके सपोर्टर्स का होगा, जिनको आप सपोर्ट देते हैं। तो यस, ये ना सिर्फ मिस गवर्नेंस है, ना सिर्फ बैड गवर्नेंस है, ये डिसऑनेस्टी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें हमें एक और बहुत बड़ा फैक्टर नज़र आ रहा है जो IMF का फैक्टर है। अगर हम पाकिस्तान की मौजूदा सूरत-ए-हाल को देखें, 2026 का जो IMF की तरफ से जो टारगेट दिया गया था FBR को, जो इन्होंने टैक्स वसूली करनी थी, उसमें जो वाज़े तौर पे जो रिपोर्ट सामने आई हैं वो ये आई हैं कि जो FBR को 600 अरब रुपए की कमी का सामना है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के IMF के साथ जो मुज़ाकरात जो हैं वो भी तअत्तुल का शिकार हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो अगली किस्त जो पाकिस्तान को मिलने जा रही है वो भी इस FBR की जो टैक्स वसूली है इसकी कमी की वजह से वो भी जो है ना वो हमें मामला कटाई में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। आप ये क्या समझते हैं, क्या ये गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने ये समझा कि ये अभी हमारे पास एक मौका है, यहाँ पहले हमने 55 रुपये उसको ज़्यादा किया, यहाँ हमारे पास एक मौका है, ये 200 रुपये जिस तरीके से 458 रुपये पेट्रोल का रेट किया गया, ये अपनी नाअहली छुपाने के लिए किया गया या वो IMF को ये बताने के लिए किया गया कि ये देखें ये जो टैक्स जो वसूली का हदफ है हम यहाँ से पेट्रोल से पूरा कर सकते हैं? इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि हुकूमत खुद ये नहीं समझती कि वो नाअहल है। आप और मैं शायद ये समझते हैं कि वो नाअहल है, वो खुद अपने आप को बहुत आम आदमी से ज़्यादा इंटेलिजेंट और ज़्यादा सक्सेसफुल समझती है। बात यह है कि हम ये तो बात ज़रूरी है कि IMF ने जब कहा हुआ है कि टैक्स का हदफ पूरा करना है, तो अगर नहीं हो रहा डायरेक्ट टैक्सेस से तो आप खरीद लगा के करते हैं। मगर जो सोचने वाली बात है कि IMF की कुछ और शर्तें भी हैं। एक शर्त उनकी है कि शफाफियत हो, आपने वो पूरी नहीं की हुई। एक शर्त ये है कि गुर्बत दूर कीजिए, आपने वो पूरी नहीं की हुई। एक शर्त ये है कि आप अकाउंटिंग सिस्टम सारी गवर्नमेंट के अंदर आपने वो पूरा नहीं किया। और इस किस्म की IMF की शर्तें हैं तो आपने पूरी नहीं की। तो आप परवाह नहीं कर रहे, आप परवाह कर रहे हैं कि आपने उनको दिखाना है कि फिस्कल डिफिसिट कम हो गया एंड सच को। फिर दूसरी बात यह है कि ये 4-5 साल में IMF को से आपने $7.5 बिलियन लेना है। 1.3 या 1.2 बिलियन वो हर साल आपको देते हैं गुफ्तो शरीक करके, नाक रगड़ के। आपके पाकिस्तानी जो आपको पैसा भेज रहे हैं वो कहीं $38 बिलियन है हर साल। कहाँ 7.5 बिलियन? ये नाअहली ही है कि आप प्रेस करें पाकिस्तानियों को जो बाहर बैठे हैं, वो आपको फाइनेंस कर देंगे, आप उनको उनकी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर बनाएं, वो आपको ये पैसे दे देंगे। आप IMF से लेना चाहते हैं, उनकी शर्तें मानना चाहते हैं, मुल्क की सॉवरेनिटी को गिरवी रखना चाहते हैं, ये आप पे है। अभी आपने शायद UAE के पैसे फैसला किया कि वापस करें, क्योंकि उनको समझ आई है कि आप की मैनेजमेंट ठीक नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि हमें वापस कर दें। तो आज आपने फैसला कर लिया है कि वापस करें। तो अगर आपके पास सलाहियत है कि $3 बिलियन आप उनको वापस कर सकते हैं, तो वापस कर सकते हैं, अपने पाँव सकते हैं। ईरान नहीं, उसने 40 साल से उसके ऊपर बातें आपकी कौम आपके साथ नहीं है क्योंकि आपने उनका ख्याल ही नहीं होगा। आप बिल्कुल सही, ये सिर्फ वो खुद ही कर रहे हैं, ये कौम को IMF से डराते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें थोड़ा सा हमें इस तरफ भी हमें गाइड कीजिएगा। इसमें हमने देखा है कि जब 55 रुपये जो तेल में इजाफ़ा किया गया था, उसमें हमने देखा गवर्नमेंट की तरफ से ये मौक़िफ़ आया था कि गवर्नमेंट ने $103 बिलियन की 3 बिलियन रुपए की उसमें सब्सिडी दी।
तो आप क्या देखते हैं वो जो सब्सिडी दी गई थी, वो एक प्रोग्राम होता है PSDP, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो जो $100 बिलियन की 139 बिलियन डॉलर की जो सब्सिडी दी गई थी, उसमें से $100 बिलियन PSDB से वो माइनस कर दिए गए हैं। ये जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, इसमें जो पाकिस्तान का इस वक्त जो बजट में है वो 900 बिलियन का है, उसमें से 100 बिलियन जो है जो सब्सिडी दी गई वो काट लिए गए। उसके बाद हम अगली सूरत-ए-हाल हम क्या देख रहे हैं, ये जो PSDP है, जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसके ज़रिए तरक्याती काम होते हैं, जिससे मुल्क के अंदर जो भी तरक्याती काम होने होते हैं, अस्पतालों के अंदर, स्कूलों के अंदर, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हेल्थ डिपार्टमेंट में और दूसरे डिपार्टमेंट्स में हम देखते हैं। क्या आप ये देखते हैं कि अगर गवर्नमेंट यहाँ से कोई रेट्स कम करती है तो इस PSDP पे कितना फ़र्क पड़ेगा? देखें, बहुत फर्क हर साल कहीं ना कहीं PSDP से पैसे निकाल के कहीं और दे दिए जाते हैं। पहली बात यह है कि वो सब्सिडी दी गई है, उसकी ट्रांसपेरेंसी की तरह है, वो कहाँ गई है, वो वाकई उनको मिली है, उस जगह खर्च हुई है। IMF तो कहता है कि इनडायरेक्ट सब्सिडी दे सकते हैं, डायरेक्ट नहीं दे सकते। तालीम पे खर्च कर सकते हैं, सेक्टर पे खर्च करते हैं, सड़क बनाने पे, बिजली बनाने पे, इंटरनेट पे, मगर लोगों की जेब में नहीं दे सकते। मगर अगर आप दे भी रहे हैं तो वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अलावा तो नहीं दे रहे, या फिर आपने कहीं ना कहीं टैक्सेस में कभी की होगी तो वो फिर हमें दिखा दें। अल्टीमेटली जो अगला बजट आना है उसके अगले दिन एक पिछले बजट रिव्यू भी आना है, उसमें देखा जाएगा कि ये कितनी कटौती हुई है और कितना। और फिर तीसरी बात जो है कि PSDP में भी जो खर्चे होते हैं वो अमूमन उसमें किक टैक्स भी होती हैं, उसमें खाया भी जाता है और उसमें बहुत सारा गलत खर्च भी होता है। लाहौर को खूबसूरत कर दिया जाता है, दूर दराज इलाके जो हैं तो वहाँ नहीं खर्च किया जाता है, बड़ी सड़कें जो हैं फिर सस्ती कर दी जाती हैं, छोटी रहती हैं, रोज आपकी गाड़ी ठीक नहीं। तो ये सारे बैड प्लानिंग और बैड गवर्नेंस के इश्यूज हैं। और इशू वही है कि अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी है, जब तक वो नहीं होगी PSDP पे भी कटावा लगता रहेगा और जो खर्च होगा वो भी असल दिन के ऊपर खर्च वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, उनको भी बढ़ होगी और इकोनॉमी भी रुक गई होगी और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी आ रही होंगी। डॉक्टर साहब, अगर हम मौजूदा सूरत-ए-हाल को देखें तो इस वक्त जो पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है उसमें हम जो सबसे बड़ा ख़तरा देख रहे हैं, जो एक तलवार हमारे सर के ऊपर लटक गई है, वो UAE को जो $3.5 बिलियन जो हैं वो वापस करने हमें जो पड़ रहे हैं। ये $450 मिलियन 1996 में 1996 में उनसे लिए गए थे लोन के तौर पे। अब 30 साल बाद हमें वो भी वापस करने पड़ रहे हैं। अब UAE के पाकिस्तान के ताल्लुकात इस मोड़ पर आ चुके हैं कि UAE ने ये जो $3.5 बिलियन का जो कर्जा है वो पहले एक माह के लिए उसको रिन्यू किया, उसको हमारे कर्जे को फिर एक माह के लिए किया। अब जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है, जो उनका रवैया है, तो पाकिस्तान की हुकूमत ने ये इरादा कर लिया है कि ये पैसे इनको वापस दे दिए जाएं। जो 1996 में $450 मिलियन लिए थे, उसके बाद जो सारे पैसे मिलाकर इनके $3.5 बिलियन बनते हैं। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो स्टेट बैंक के पास जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो $16.5 बिलियन हैं। और उसके साथ साथ एक और हमारे ऊपर जो तलवार लटक रही है, पाकिस्तान को $1.3 बिलियन के यूरो बॉन्ड्स की मैच्योरिटी का भी सामना है। उसकी भी तारीख जो 8 अप्रैल की तारीख है। अगर डॉक्टर साहब इस सारी सूरत-ए-हाल को हम देखें, इस $16.5 बिलियन में से अगर ये रकम निकाल दी जाए तो उसके बाद जो पाकिस्तान के बाद तकरीबन 11 इशारिया समथिंग जो है ना बिलियन जो हमारे पास बचते हैं।
आप क्या समझते हैं कि जिस सूरत-ए-हाल पे पाकिस्तान इस वक्त खड़ा हुआ है, ये यूएई की तरफ से जो प्रेशर डाला जा रहा है, अगर वो भी पैसे हम वापस कर देते हैं, हालांकि हमने ये देखा था जिस वक्त आईएमएफ का वो जो हम एग्रीमेंट हो रहा था, सऊदीया ने, चीन ने और यूएई ने ये कमिट किया था कि पाकिस्तान के जो रिज़र्व हैं वो 12.5 बिलियन डॉलर तक ये तीनों मुमालिक रखेंगे। लेकिन यूएई के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब होने की वजह से या जो भी मामलात बने हैं, आप क्या समझते हैं कि ये अगर 3.5 बिलियन डॉलर और जो यूरो बॉन्ड्स की जो रकम है 1.3 बिलियन डॉलर, अगर वो भी पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर से निकल जाती है, तो क्या आप समझते हैं कि सूरत-ए-हाल क्या होगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको एक बात तो वाज़ेह हो गई होगी कि हमारे मुसलमान भाई मुल्क भी सूदखोर हैं। जी आधे बिलियन डॉलर दे के 3 बिलियन डॉलर वो वापस लुट रहे हैं, तो ये सूद ही है ना जी। 6.5% जो है डॉक्टर साहब, 6.5% जो शरह सूद है वो पाकिस्तान वो पेमेंट इनको करता रहा है जी। कौम को ये बात पता लग गई ना। जी जी। दूसरी बात ये है कि वापस कर दीजिए जी जी। ताकि आगे ये बोझ कौम पे ना हो। ये ठीक है, आपने जो कैलकुलेशन की है वो तकरीबन 5 बिलियन से कम है, और जब 16 बिलियन के आपकी रिजर्व हैं तो उनमें से 5 बिलियन निकल जाएंगे तो 11.7 आपके पास होंगे। अभी भी जो पाकिस्तानी मुल्क में हैं वो अपने पैसे वहाँ से ट्रांसफर कर रहे हैं, तो पाकिस्तान को रिजर्व को तो बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। असल जो इशू है वो ये है कि क्या पाकिस्तान की इकॉनमी जिसमें एक्सपोर्ट्स में क्या वो उतनी ताकत रखती हैं कि अगले चंद सालों में ये जो डिफिसिट आना है तेल खरीदने से, रेमिटेंसेस कम होने से, कर्जे वापस करने से, क्या आप उसको सस्टेन कर सकते हैं? और वो सस्टेनेबिलिटी जो है सऊदी अरब और चीन की मदद से ही हो सकती है। मगर मेरा ये ख्याल है कि बड़ा सिंपली एक प्लान दीजिए जिससे आम एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्री को एक्सपोर्टेबल बना दे। जब वो एक्सपोर्टेबल हो जाए, आवाम को भी एक्सपोर्टेबल बना दें, जिसमें बाहर जाके पैसे तो आके बेचते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इतनी ताकत है इस मुल्क में कि ये ओवरराइड कर देगी इस सारे क्राइसिस को। 5 बिलियन डॉलर का क्राइसिस तो बहुत। अच्छा डॉक्टर साहब, अब थोड़ा सा हमें ये भी बताइएगा, जो मौजूदा सूरत-ए-हाल में गवर्नमेंट ने आज 80 रुपये पर लीटर की जो कमी की है, उसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने लाहौर के लिए और पंजाब के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री कर दी है। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा है इस्लामाबाद के अंदर भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बिल्कुल फ्री कर दिया गया है। वो हमने हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने ये आके ये बात कही है, अवाम को ये खुशखबरी सुनाई थी कल कि जो इस्लामाबाद के अंदर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो माहाना अखराजात आते हैं 35 करोड़ पे, वो जो इंटीरियर मिनिस्ट्री वो बर्दाश्त करेगी। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं जिस तरह जो मोटर बाइक्स वाले हैं उनको भी 2000 रुपये की जो सब्सिडी दी जा रही है। उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं जो किसानों को नकद रकम देने का भी ऐलान किया गया है। उसके साथ जो किरायों की जो रेलवे के किराए हैं वो पुराने ही बरकरार रखे गए हैं। आप क्या समझते हैं कि ये जो मौजूदा इक़दामात हैं हुकूमत के, वो अवाम के लिए कुछ खुशाइन साबित होंगे? क्या अवाम इनकी वजह से ये जो एहतजाज की कॉल आ रही है ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से, गुड्स यूनियन की तरफ से, हमने आज देखा है जिस तरह जमात इस्लामी ने भी एहतजाज की कॉल दी है, आप क्या समझते हैं कि ये जो मौजूदा जो इक़दामात हैं ये अवाम इनसे मुतमिन हो पाएगी? लेकिन आवाम नहीं होगी, क्योंकि आवाम की जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। आप ये बताइए कि 2 लोग कारों पे जाते थे और 380 के चला गया पेट्रोल, क्या वो बसों पे सफर करेंगे? क्या 15 मिलियन की आबादी है लाहौर की, अब सारी के लिए ये ट्रांसपोर्ट काफ़ी है कि वो सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सिंगल पर्सन ट्रांसपोर्ट, तो वो एक खास तबके के लिए है।
वो खुश होंगे। जिस तरह घर में लोगों ने दूर से दराज से आके, पहले भी सब्सिडाइज ही थी ना कि आपकी जो बस चलती है, दो तीन ये सब्सिडाइज ही थी, 40 रुपए थी, अब वो 0 कर दी है। ये मेरा ख्याल में ज्यादा जो पॉलिटिकल बैकलैश से डर के ये किया गया है, मगर जो अवाम है, असल इशू जो है वो ये है कि ये जो महंगाई बढ़ी है, ये जो रेट बढ़ा है, वो उससे लोगों की कुवत कम होगी। आपने तनख्वाहें तो नहीं बढ़ाई, आपने मिनिमम वेज को तो नहीं बढ़ाया, वो करना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने जैसे कि कहा कि अवाम की मुश्किलात जो हैं दूर नहीं होंगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। माहिर मुआशियात डॉक्टर कैस असलम हमारे साथ मौजूद थे। शेख साहब, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से हुकूमत ने कहा है कि हम जो है जो सरकारी ट्रांसपोर्ट है उसके हम किराए नहीं लेंगे और जो ट्रेन के किराए हैं वो भी माफ़ कर दिए गए हैं। इसके अलावा जैसे कि आपने कहा कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि इस्लामाबाद का जो 35 करोड़ का जो बजट आएगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का वो भी हम उठाएंगे। ये ऑर्डर्स तो जारी हो गए, क्या इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कराई जाएगी? जी सर। अच्छा नयाब, इसको सर हमें ब्रेक पे जाने से जवाब मौजूदा सूरत-ए-हाल को जिस तरह हम देख रहे हैं, ये सिर्फ पेट्रोल नहीं बढ़ता, पेट्रोल के साथ जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, जिसमें आप अगर गंदम की ट्रांसपोर्टेशन लगाएं तो उसके साथ आपके आटे का रेट बढ़ता है। अगर आप मुर्गी का रेट लगाएं तो मुर्गी को लाने ले जाने में जो ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल होती है उसका रेट बढ़ता है। अगर ट्रांसपोर्ट की तरफ देखें तो ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ते हैं। आपके अगर घर में कोई चीज़ कोरियर के से आ रही है, उसका अगर 2000 रुपये रेट है वो 35 हो जाएगा। जो बच्चों की स्कूल वैन्स हैं, अगर वो आपसे 2000 रुपये ले रहा है तो मौजूदा कंडीशन में वो आपसे जो है ना 50% ज़्यादा चार्ज करेगा। अब किसी भी सूरत हाल में देख लें, आप किसी भी शोबे से वाबस्ता हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप स्कूल तालिब इल्म हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आपको जिस तरीके से ये पेट्रोल हमारा ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल होता है वो ये लाजमी हर आदमी की, हर शख्स की, हर आम आदमी की ज़िंदगी को ये अफेक्ट करता है। अभी जो मौजूदा सूरत हाल में अगर हम देखते हैं, अगर किसी का 25,000 रुपये ग्रोसरी का बिल था तो इसमें आप 15,000 रुपये मजीद ऐड कर लें। अब 40,000 रुपये मिनिमम वेज है। अब आप ये देख लें कि मौजूदा सूरत हाल में गवर्नमेंट को क्या इक़दाम करने चाहिए। ये 80 रुपये कमी की गई है। अब इसको जो है ना ऐसी पॉलिसियाँ लाई जाएँ जिस तरह बांग्लादेश में, इंडिया में जिस तरह अवाम प्रो पॉलिसियों के साथ इस जंग के साथ लड़ा जा रहा है, तो पाकिस्तान में भी ऐसे कुछ इकदाम होने चाहिए। बिल्कुल ऐसे इकदाम होने चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि जिस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो हैं आवाम के लिए की जा रही हैं कि हमने आवाम को इतनी सब्सिडी दे दी है और ये कर दिया, लेकिन क्या इसका जो है वो असर हो सकेगा या नहीं? ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।